मैं डॉक्टर कोमल। आज हम लोग नागमती विरह वर्णन पर चर्चा करेंगे। पद्मावत की व्याख्या आमतौर पर एक सूफी काव्य के रूप में होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचकों ने भी पद्मावत के लौकिक प्रेम की अलौकिक व्याख्या करने की कोशिश की है। यदि गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि पद्मावत में मुल्ला दाऊद, उस्मान और कुतवन जैसे रचनाकारों के प्रेमाख्यानों की अपेक्षा आध्यात्मिकता का पुट काफ़ी कम है। जायसी का जोर लौकिक प्रेम पर ज़्यादा है। पद्मावत मूलतः युद्ध और प्रेम की ही कथा प्रतीत होती है, जिसमें यत्र तत्र किंचित आध्यात्मिकता का पुट भी है। अपने पूर्ववर्तियों की तरह जायसी को कथा को गूढ़ प्रभाव से युक्त नहीं मानते और न ही इसके पढ़ने से किसी आध्यात्मिक लाभ की आशा दिलाते हैं। जायसी के अनुसार पद्मावत प्रेम की पीर का काव्य है, जिसे पढ़कर पाठक की आंखों में आंसू ही आएंगे। मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी नागमती के विरह वर्णन को हिंदी साहित्य की अमूल निधि घोषित किया है। इस विरह वर्णन में शुक्ल जी को इतना प्रभावित किया है कि उन्होंने जायसी को अपनी त्रिवेणी में स्थान दिया। वस्तुतः पद्मावत के पढ़ने के उपरांत पाठक के मन पर रत्नसेन, नागमती और पद्मावती के प्रेम एवं उनके विरह के अतिरिक्त और कोई प्रभाव शेष नहीं रह जाता है। प्रेम की अनन्यता ही है जिसने रत्नसेन को राज सिंहासन से उतारकर दर-दर का भिखारी बना दिया। तोते से पद्मावती के सौंदर्य के बारे में सुनकर ही रत्नसेन के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ, जो उसे सिंघल द्वीप तक ले पहुंचा। गुण कथन, स्वप्न दर्शन या चित्र दर्शन द्वारा प्रेम का उदय होना हिंदी काव्य की पुरानी परिपाटी रही है। पद्मावत में जायसी ने भी गुण कथन के द्वारा रत्नसेन के हृदय में पद्मावती के प्रति प्रेम का उद्भव होते हुए दिखाया है। पद्मावती के प्रेम में पागल रत्नसेन देश देश की छानता हुआ, मार्ग के संकटों का सामना करता हुआ अंततः पद्मावती के देश सिंघल द्वीप पहुंच जाता है। यह रत्नसेन के प्रेम की चरम परिणति है, जहाँ उसके लिए पद्मावती के सिवा जीवन में और कोई पक्ष नहीं बचता है। रत्नसेन और पद्मावती का विवाह हो जाता है। जायसी ने उनके संयोग श्रृंगार का चित्रण भी किया है, परंतु वे प्रेम की पीर की गाथा लिख रहे थे, इसलिए उनका ध्यान रत्नसेन और पद्मावती के संयोग की कथा कहने से ज़्यादा उस नागमती पर है जो रत्नसेन के जाते ही उसके विरह में तड़पने लगती है। यह एक पत्नी का पति के प्रति प्रेम है, जिसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। यह एकनिष्ठ दाम्पत्य प्रेम है। रत्नसेन भले ही पद्मावती के लिए नागमती को छोड़कर चला गया है, परंतु नागमती रत्नसेन को एक पल के लिए भी नहीं भूल पाती है। वह उसका पति है, उसके जीवन का एकमात्र आश्रय। रत्नसेन के बिना यह पूरा जीवन उसके लिए निस्सार है। आचार्य शुक्ल जैसे आलोचक नागमती के विरह वर्णन को पद्मावत का सबसे सशक्त पक्ष मानते हैं। उनके अनुसार वियोग में नागमती अपना रानीपन भूल जाती है और साधारण स्त्री की तरह
आचरण करने लगती है। नागमती का विरह इतना तीव्र हो जाता है कि सारी प्रकृति जैसे उसके भावों से ही संचालित होने लगती है। भूमि पर रेंगने वाली वीर बहुटियाँ और कुछ नहीं बल्कि उसके आंखों से टपकने वाले आंसू रूपी रक्त की बूंदें हैं। पलाश के फल उसके रक्त से ही लाल पड़ गए हैं। परवल उसके दुख में पीला पड़ गया है। उसके दुख से ही गेहूं का हृदय फट गया है। नागमती रत्नसेन के विरह में दिन रात सुलगती रहती है। ना तो वह पूरी तरह जलकर समाप्त होती है और ना ही जलन किसी भांति कम होती है। उसकी विरह ज्वाला से निकले हुए धुएं से कौवे और भंवरे सभी काले पड़ गए हैं। प्राण जाने में कोई कसर शेष नहीं रह गई है। बस एक रत्नसेन से मिलने की आस ही उसके प्राण को अटकाए हुए है। वह वृक्ष से जुड़े ऐसे पीले पत्ते के समान हो गई है जिसे हवा का झोंका कहीं भी उड़ा कर ले जा सकता है। विरह ज्वाला ने प्राण रूपी हंस के पंखों को जला डाला है। इसी कारण वह प्राण रूपी हंस उसके शरीर को छोड़कर नहीं जा पा रहा है। नागमती को उम्मीद है कि एक ना एक दिन उसका प्रियतम उसके प्रेम को स्मरण कर वापस आ जाएगा। यही आशा उसे विरह के इन विषम दिनों में जिलाए हुए है। वह मनुष्यों से पति के पास संदेश पहुंचाने की कोशिश से हार कर वनवासी हो जाती है ताकि पक्षियों को अपना संदेश वाहक बना सके। परंतु जैसे ही किसी पक्षी के पास वह अपनी विरह गाथा सुनाने जाती है तो ना सिर्फ वो पक्षी बल्कि पेड़ भी जिस पर पक्षी बैठा है जलकर राख हो जाता है। रत्नसेन के बिना नागमती का कोई सहारा नहीं है। समाज में उसकी कोई पूछ नहीं है। होली दीपावली जैसे त्योहार उसके लिए निरर्थक हो गए हैं। जब पति ही साथ नहीं है तो साज क्या श्रृंगार क्या। संयोग के क्षणों में जो वस्तुएं आनंद प्रदान करती थीं अब वही क्षणों की स्मृति दिलाकर विरह और काम भावना को तीव्र करती हैं। जो वस्तु मिलन के क्षणों में आह्लादक बना जाती थी वही विरह की तीव्रता को और घनीभूत कर देती है। सारी प्रकृति ही जैसे नागमती की वेदना पर अपनी सम्मति देते हुए आंसू बहाने लगती है। प्रकृति का रेसा रेसा नागमती के विरह को महसूस करने लगता है। यह जायसी की काव्य प्रतिभा ही है जिसने परंपरा से चले आ रहे 12 मासे को नागमती के विरह वर्णन के माध्यम से नया संस्कार दे दिया। साहित्यकार की श्रेष्ठता इसी में है कि वह परंपरा में कुछ नया जोड़ जाए। नागमती के विरह वर्णन की अद्वितीयता 12 मासे के चित्रण में नहीं बल्कि विरह की मार्ग व्यंजना में है। यह स्वयं में अद्वितीय है। नागमती की विरह वेदना संपूर्ण प्रकृति को प्रभावित करती हुई पाठक तक पहुंचती है और उसके मन को गहरी टीस की अनुभूति पहुंचा जाती है। धन्यवाद।